तो दोस्तों कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके थे वर्णमाला में स्वर वाला पार्ट। आज हम देखेंगे व्यंजन। ठीक है, तो आप आ जाइए। सबसे पहले हमने कल देखा था कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात उनकी स्वतंत्रता होती है। और हमारे जो व्यंजन होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किन पे? स्वर पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वर्णमाला। ठीक है, तो यहाँ से हमें नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करना है, पढ़ना है, वो है हमारा वर्णमाला। तो देखिए मित्रों, क्या होता है, वर्णों के ही क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। उसके बाद आ जाइए कि जो हमारे पास मानक हिंदी है उसकी वर्णमाला में कितने स्वर तो हम पढ़ चुके हैं कल। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? कुल 11 होते हैं। एक जैसे अ होता था, बड़ी आ होता था, ई, इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। इसके बाद आता था ए, आई, ओ और अंत में औ। ठीक है, और जो हमारे अंग और अह होते थे ये क्या होते थे? ये होते थे आयोगवा। तो इनको हम स्वरों में कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे स्वर होते थे वो कुल होते थे 11। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन, ठीक है, एवं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजन में हमारे सबसे पहले आ जाइए क वर्ग पे। ठीक है, तो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुल कितने? 5 वर्ग। तो हिंदी में वर्गीय व्यंजन अगर आपसे पूछे तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन यहीं पे होता है वर्गीय व्यंजन का। और वर्गीय व्यंजन हमारे पास कितने हैं? 5 × 5 और ये हो जाते हैं 25। तो ये हमारे 5 वर्ग हैं और यहाँ से हमारे पास जो वर्गीय व्यंजन बनते हैं वो कुल बनते हैं 25। तो 5 वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद जो दूसरा हमारा वर्ग है, दूसरा हमारा वर्गीकरण होता है वो होता है अंतःस्थ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो हमारे य, र, ल और वो हैं वो हमारे क्या हैं? अंतःस्थ व्यंजन हैं। तो आप इनके आगे लिख लीजिए अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, और ये कुल कितने होते हैं? 4। व्यंजन वैसे तो 33 होते हैं। ठीक है कुल, लेकिन अभी वर्गीय की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्गीय कितने होते हैं? ये होते हैं 25। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारा होता है ऊष्म, या इन्हें संघर्षीय भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन। तो ऊष्मीय व्यंजन मतलब जिसमें प्राणवायु के साथ ऊष्मा निकल रही हो, घर्षण के साथ जिनका उच्चारण हो रहा हो, जिनमें प्राणवायु के साथ ऊष्मा निकल रही हो। ठीक है, तो ये भी अगेन हमारे कितने होते हैं? ये भी हमारे 4 होते हैं। और यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे जो ऊष्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं श, स, स, ह। ठीक है, तो अगर आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि जो प्राणवायु है उसके साथ ऊष्मा निकल रही है। उसके बाद आ जाइए संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन, तो जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं वो होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये हो गए संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ से हमने इनको कैटेगराइज कर लिया है। अब हम इंडिविजुअली इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे देखो ये कितने हो गए? ये हो गए हमारे संयुक्त हो गए 3। इसके बाद हमारे 4 हो गए ऊष्म। इसके बाद हमारे 4 हो गए अंतःस्थ। ठीक है, और 25 ये थे। ठीक है, तो 25 + 4 29 और +4 ये हो गए आपके 33। तो टोटल कितने होते हैं? 33। अगर 4 को हटा दिया जाए और 36 होते हैं जब हम इनमें संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ लें। ठीक है, अक्षर ज्ञान को आप इसमें ऐड कर लेंगे तो ये टोटल 36 हो जाएंगे व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आ जाइए व्यंजनों का वर्गीकरण। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए अब हम बहुत सारे बेसिस पे व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि हमने
अध्ययन की सरलता के लिए व्यंजनों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा जो वर्गीकरण का आधार है वो है अध्ययन की सरलता हेतु। अध्ययन की सरलता हेतु। तो जो अध्ययन की सरलता के लिए हमने वर्गीकरण किया है उसे इसमें हमने 3 प्रकार से व्यंजनों को विभाजित किया है। सबसे पहला है इसमें स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। तो आपको पता होगा जो हमारे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सारे के सारे इस वाली कैटेगरी में लाई करते हैं और ये टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हमारा जो वर्गीकरण का आधार है वो है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। तो जो दूसरा हमारा वर्गीकरण का आधार है वो है अंतःस्थ, और ये 4 होते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, य, र, ल और वो। ठीक है। और कई बार जो य है और जो वो है, ठीक है, इनको अर्धस्वर भी बोला जाता है। तो आप याद रखेंगे य और वो को अर्ध स्वर भी बोला जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट जो हमारा वर्गीकरण है, जो नेक्स्ट हमारा टाइप है तीसरा, ऊष्म व्यंजन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊष्म व्यंजन किन्हें बोलेंगे, जिनमें प्राणवायु के साथ ऊष्मा निकलेगी। ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये भी अगेन हमारे 4 होते हैं, श, स और ह। ठीक है। तो जो प्राणवायु होती है उसे क्या करना पड़ता है, इस वाले केस में संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। प्राणवायु को संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेस है, ठीक है, वो है हमारा घोष या कंपन के आधार पर। दूसरा हमारा वर्गीकरण का आधार है घोष या कंपन के आधार पर, तो इसके बेसिस पे हम अगेन 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। और ये 2 कौन सी कैटेगरी है, एक होता है अघोष और एक होता है हमारा सघोष व्यंजन। ठीक है। तो अघोष और सघोष। ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किसी भी वर्ग का क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब कि बचे हुए तीनों क्या होते हैं, संघोष होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क, ख। क वर्ग की अगर मैं बात करूं तो जो क और ख होंगे वो अघोष होंगे और बाकी के ग, घ, ग ये क्या होंगे, सघोष होंगे। तो ये प्रथमाक्षर हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया ग वाला, इधर चला गया, फोर्थ वाला इधर, और फिफ्थ पंचमाक्षर भी हमारा संघोष में जाएगा। ठीक है, सघोष में जाएगा। तो ये आप याद रख लेंगे। दूसरा, अघोष में हमारे स्वर रहित तालव्य स, ठीक है, षटकोण वाली सा और स, ये तीनों स्वर रहित हैं। इनको भी आप किस कैटेगरी में डालेंगे, अघोष में डालेंगे। और इधर आपके पास सघोष होते हैं, जो वो होते हैं य, र, ल, व और ह। तो जो य, र, ल, व और ह होते हैं वो सघोष होते हैं। इस प्रकार से अब 5 हमारे पास क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है, ये हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। अगर 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग से हम 2-2 को ले रहे हैं तो 5 2 जा 10, तो हमारे पास क्या हो गए, वर्गों से आ गए जो हमारे पास अघोष व्यंजन है। प्लस 3 हमने इधर देखा, ये श, श, स, तो 10 और 3 हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये हो गए 13। तो आप याद रखेंगे जो अघोष होते हैं वो टोटल 13 होते हैं। दूसरा, इसमें हमारे पास 5 वर्ग हैं और प्रत्येक से 3-3 आ रहे हैं, तो 5 3 जा 15 हो गया। तो 15 हमारे पास वर्गों से आ गए, ठीक है, वर्गीय व्यंजनों से आ गए। प्लस य, र, ल, व और ह 5 ही आ गए। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 20। ठीक है, तो टोटल 20 व्यंजन हमारे क्या होते हैं, संघोष होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल कितने वर्ण सघोष होते हैं,
तो आपको बोलना है 20 तो ये थे, लेकिन 11 जो हमारे स्वर होते हैं वो भी सघोष होते हैं। तो आप बोलेंगे 20 और 11 31 वर्ण। ठीक है, तो आपको बस इसमें याद रखना है जो अघोष होता है वो पहला और द्वितीय, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और जो सघोष होता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा। इधर तीनों स हमारे पास अघोष में है और 11 ल व और ह हमारे पास संघोष में। अघोष में हमारे पास टोटल 13 हो जाते हैं और अघोष में टोटल हमारे पास 13 हो जाते हैं और इधर संघोष में हमारे पास 20 हो जाते हैं। अगर व्यंजन पूछें और कुल वर्ण पूछें तो 31 हो जाते हैं। उसके बाद आता है जो तीसरा बेसिस है हमारा, इनको डिवाइड करने का, इनको कैटेगराइज करने का तीसरा आधार, वो है प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर प्राण वायु क्या होती है? जब हमारी मुंह से कोई भी वर्ण निकलता है तो उसकी ध्वनि के साथ कुछ वायु निकलती है, ध्वनि प्लस वायु। तो जो ये ध्वनि के साथ वायु निकल रही है आपके मुंह से, इसे हम प्राणवायु कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्राणवायु के बेसिस पे इनको कैटेगराइज करें तो ये दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अल्प प्राण, एक होता है आपका महाप्राण। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अल्प प्राण का मतलब जहाँ पे प्राणवायु क्या हो, कम हो, जिन वर्णों के या व्यंजनों के आप कह लीजिए उच्चारण में मुंह से जो प्राणवायु है या हवा है वो कम निकल रही है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे अल्प प्राण। तो पहला पॉइंट कम प्राणवायु, कम प्राणवायु, कम प्राणवायु। दूसरा आप याद रखेंगे प्राणवायु, प्राण वायु अधिक। ठीक है, इसीलिए इन्हें महाप्राण बोला जा रहा है। दूसरा आता है इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा 135 आप याद रखिए अल्प प्राण होते हैं, और किसी भी वर्ग का जो दूसरा वर्ण होता है और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होते हैं। तो आप ऐसे याद रख लीजिए 135 और इधर याद रख लीजिए 2 और 4, तो महाप्राण होते हैं दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिए। जितने भी हमारे पास स्वर होते हैं सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर हमारे अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, आप स्वरों को उच्चारित कीजिए अ आ ई, बहुत आराम से, आप इजीली, बहुत कम आपके मुंह से प्राणवायु निकलेगी, हवा निकलेगी। ठीक है, दूसरी बात कि जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन यानी कि 4 श स स ह, वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो हमारे अंतःस्थ होते हैं या रा ला वा, वो चारों के चारों क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि 5 हमारे पास वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग से हम 3-3 ले रहे हैं। ठीक है, प्लस हमारे 4 अंतःस्थ हो गए, प्लस, ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं। अगर व्यंजन पूछें तो 15 और 4 19 हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अगर हमसे पूछ लें कि जो महाप्राण होते हैं वो कुल कितने होते हैं, तो प्रत्येक से दूसरा और चौथा वर्ण होता है, तो यानी कि 5 वर्ग हैं, प्रत्येक से 2-2 आ रहे हैं, तो 10 तो यहाँ से हो गए, और 4 हमारे पास हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन, तो ये हो गए 14। तो 14 हमारे पास महाप्राण व्यंजन है और 19 अल्प प्राण व्यंजन है। अब इस 19 में 11 ऐड कर दीजिए जो कि हमारे स्वर थे, और ये हो जाएगा 30। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल अल्प प्राण वर्ण कितने हैं, तो वर्ण के केस में आप बोलोगे 30। ठीक है, क्योंकि उसमें 11 स्वर भी ऐड कर देने हैं, और जो हमारे स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है उच्चारण के आधार पर। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए, उच्चारण के आधार पर सबसे पहले तो हमारे पास जो उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण होता है ये 8 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन।
स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए हमारे पास जो क वर्ग होता है, क, ट, त एवं प वर्ग, प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, शायद आप समझ पा रहे हो। यानी कि आपको क वर्ग, यानी कि आपको क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के सिर्फ प्रथम 4 वर्णों को लेना है, और यहाँ पे 4 ही हम वर्गों की बात कर रहे हैं, तो 4 × 4 यानी 16 जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, दूसरा हमारा टाइप है इसमें जो है हमारा संघर्षी। संघर्षी ये हमारे 4 होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, श, स, स और ह। अब देखिए आपने कहीं पे पढ़ा होगा, क के नीचे अगर नुक्ता लगाओ, ख के नीचे अगर नुक्ता लगा हो, ग के नीचे अगर नुक्ता लगा हो, ज के नीचे नुक्ता लगा हो और फ के नीचे नुक्ता लगा हो, तो ये भी संघर्षी में आते हैं। इनमें भी संघर्ष होता है। जब आप ख बोलेंगे, ग बोलेंगे, ज बोलेंगे तो संघर्ष हो रहा है, तो इनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा आता है हमारा, तीसरा जो हमारा टाइप है वो है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, ठीक है। स्पर्श संघर्षी हमारा च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण, यानी च, छ, ज, झ, तो ये चारों को बोलने में स्पर्श संघर्षी इन्हें बोला जाता है, च, छ, ज, झ। ठीक है। नासिक्य चौथा हमारा प्रकार है वो है नासिक्य, यानी कि इनके उच्चारण के समय हमारी जो वायु है वो नाक से निकलती है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? नासिक्य बोला जाता है। और नासिक्य हमारा क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है, जैसे क वर्ग से ड हो गया, अणा हो गया, य हो गया, अणा हो गया, ठीक है, और न हो गया और मा हो गया। ये सब क्या है? पंचमाक्षर है। ठीक है, तो नासिक्य हो जाएंगे हमारे, क्योंकि 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों से हम एक एक ले रहे हैं, तो 5 हमारे टोटल क्या हो जाएंगे? नासिक्य हो जाएंगे। 5वां आधार है हमारा इसकी क्लासिफिकेशन का, वो है संघर्षहीन। संघर्षहीन, संघर्षहीन समझते हो आप? जिसके लिए संघर्ष न करना पड़े। तो आप य और वो को उच्चारित कीजिए, तो सिर्फ 2 हैं। ठीक है, संघर्षहीन 2 हैं, य और वो, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, अर्धस्वर। ठीक है, क्योंकि ये जैसे स्वर अ, आ, ई, वैसे य वो, तो इनको भी ये संघर्षहीन है। ठीक है, बहुत कम प्राणवायु निकलती है, इसलिए इन्हें भी अर्धस्वर बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाइए प्रकंपित। प्रकंपित व्यंजन, ये कई बार पूछा हुआ है। प्रकंपित या लुंठित, तो जो र होता है या लुंठित पूछ लेगा, ये क्या होता है? र, ये होता है हमारा प्रकंपित, र। ठीक है, उसके बाद आता है पार्श्विक। पार्श्व का मतलब होता है बगल में बैठा हुआ, किनारे में बैठा हुआ। तो मतलब कि जिसको बोलते टाइम आपके मुंह से जो प्राणवायु है वो बगलों से निकले, बगल से निकले, वो क्या हो गया? पार्श्विक हो गया। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है पार्श्विक। और पार्श्विक जैसे आप ल का उच्चारण कीजिए, ल, तो आपकी जीभ ऊपर को मुड़ेगी और जो प्राणवायु होगी वो किनारों से निकलेगी, बगलों से निकलेगी। तो पार्श्विक का मतलब होता है बगल से, बगल में बैठा हुआ। ठीक है, या किनारे में। ठीक है, तो जब ल का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे किनारों से जीभ मुड़ जाती है, टिल्ट हो जाती है, और बाकी जो प्राणवायु होती है वो किनारों से निकलती है। अंतिम जो हमारा प्रकार है वो है ताड़न जात। तो आपको पता होगा कि जो ढ और ड है वो क्या है? द्विगुण या ताड़न जात इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो ड और ढ, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बारी पूछा हुआ है कि ताड़न जात कौन से व्यंजन है। ठीक है, तो ये हमने चौथा टाइप इसका डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाइए उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजनों का न करके इसे वर्णों का करते हैं ताकि हम सभी को समझ पाएं। ठीक है, तो हमारा अगला आधार है 5वां, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, ये जो हमारा 5वां प्रकार था वर्गीकरण का, वो था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का
वर्गीकरण। तो अब आपको यहाँ से इस इमेज में दिख रहा होगा कि जो हमारा सबसे पहले अगर हम गले से शुरू करें, यहाँ पर काकल होता है और इससे नीचे हमारा होता है कंठ। ठीक है, तो जहाँ पे कंठ होता है वहाँ से जितने भी वर्ण उच्चारित किए जाते हैं उन्हें कंठ बोला जाता है, जो कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर के क्रम में चलते हैं तो फिर आपका आता है तालु। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो जीभ के जस्ट अपोजिट साइड में ऊपर को है वो है तालु, और उन्हें बोला जाता है तालव्य। क्या बोला जाता है? तालव्य। अब आता है आपका मूर्धा। मूर्धा आपका वो स्थान होता है जहाँ पे आपके दांत खत्म होकर आपका तालु स्टार्ट होता है, तो वो वाला एरिया होता है मूर्धा, और जो मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं वर्ण उन्हें बोला जाता है मूर्धन्य, उन्हें बोला जाता है मूर्धन्य। उसके बाद आता है दंत। जब जिनको उच्चारित करते समय आपका जिह्वा दंत को स्पर्श करता है, ठीक है, उनको बोला जाता है दंत्य। ठीक है, दंत्य। और उसके बाद अंत में आपके होंठ या ओष्ठ बोल लीजिए तो उनको बोला जाता है ओष्ठ वर्ण। ठीक है, इसी क्रम में देखिए हम कंठ से चलना शुरू करेंगे और एक टेबल की फॉर्म में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इधर डालेंगे सीरियल नंबर, इधर आप डालीजिए सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डाल लीजिए कि कौन कौन से वर्ण हैं। ठीक है, और तीसरा कॉलम जो हमारा रहेगा वो रहेगा उच्चारण स्थान, और यहाँ पे हम चौथे कॉलम में लिख लेंगे उसका नाम। ठीक है, तो पहला आपका सीरियल नंबर हो गया, दूसरा हो गया आपका व्यंजन या स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रम संख्या। ठीक है, पहला आपका होता है जो वर्ण है, जो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका उच्चारण स्थान क्या है इसका, और तीसरा हमारा है कि हमने इसे क्या नाम दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप शुरू कीजिए, सीरियल नंबर 1 डालें और शुरू कीजिए अ से। अ को जैसे ही आप बोलेंगे आ को बोलेंगे। ठीक है, और जो क वर्ग का उच्चारण है ये सब के सब कहाँ से होते हैं? ये होते हैं हमारे कंठ से, और जो कंठ से उच्चारित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंठ्य, उन्हें हम बोलते हैं कंठ्य। तो आपको याद रखना है, चाहे स्वर की शुरुआत करनी हो या व्यंजन की शुरुआत करनी हो, स्वर की शुरुआत होती है अ से और व्यंजनों की शुरुआत होती है क से, तो ये हम कहाँ से बोलेंगे? कंठ से। ठीक है, और कंठ हमारा क्या होता है? जो काकल के नीचे वाला तो यहाँ पे ये हमारा कंठ है, तो यहीं से हम क का उच्चारण कर रहे हैं और यहीं से हम अ और आ का उच्चारण कर रहे हैं। इसमें एक और आता है जो होता है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से ही होता है। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हम बात करेंगे, कंठ के बाद हमने देखा था हमारा तालु आता है। ठीक है, तालु यानी जीभ का अपोजिट जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा, और जहाँ तालु से बोला जाता है उन्हें तालव्य बोला जाता है। तो देख लेते हैं ये कौन कौन से। आ के बाद आता है ई, तो इनको हम किस में रखेंगे? तालव्य में। और क के बाद आता है च वर्ग। ठीक है, तो इनको हमने कहाँ डाल दिया? तालु में। तो सबसे पहले कंठ से शुरू करेंगे, कंठ सबसे पहले आया था, उसके बाद आया था तालु, तो ई च वर्ग, और य और श को आपको याद रखना पड़ेगा तालु में। ठीक है, तो इस वाली श को, जो पहली वाली श होती है, इसे तो तालव्य श बोला ही जाता है, तो इसे आप याद रख लेंगे तालु से। य भी हमारा तालु से ही इसका उच्चारण स्थान होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो कि है हमारा थर्ड है हमारा मूर्धा। तो हमने देखा था कि जहाँ पे हमारे दंत शुरू होते हैं और तालु एक तरीके से आप कह लीजिए खत्म होता है, वो वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। तो तीसरा हमें पढ़ना है मूर्धा, और जो मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है मूर्धन्य। ठीक है, तो इसमें देखो अगर आप री बोलने का प्रयत्न करेंगे तो री आपका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। आपको थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दंत जहाँ पे खत्म हो रहे हैं और तालु शुरू हो रहा है वो वाला एरिया हमारा मूर्धा है, और यहाँ से ट वर्ग का भी उच्चारण किया जाता है। उसके बाद र बोलने का आप प्रयत्न करेंगे, और प वाली श, तो श पहली वाली हमने किस में डाली? तालु में, उसके बाद मूर्धा में, और जो बची हुई है वो दंत में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे री, तो री और र तो आप याद रखेंगे दोनों एक जैसे हैं, दोनों मूर्धन्य में लय करेंगे। उसके बाद ट वर्ग। ठीक है,
ये वर्ग देखो क्रमशः इसी प्रकार से चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला कंठ से, दूसरा च वर्ग हमारा तालु से, तीसरा हम ट वर्ग जो पढ़ेंगे वो मूर्धा से होगा, जो दंत से होगा त वर्ग, तो इसी प्रकार से ये चलते जाएंगे। चौथा हमारा जो वर्ग है त वर्ग, ये कहाँ लाई करेगा, इसके बाद मूर्धा के बाद क्या आते हैं, दांत, ठीक है। तो दंत हो गए, ठीक है, इसे बोलते हैं दंत, ठीक है। त वर्ग हो गया हमारा, और ल और बचा हुआ श, ठीक है। तो इसको भी आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। पहली श हमारी तालु में, दूसरी प वाली स मूर्धा में और तीसरी वाली स दंत में, क्रमशः य र ल। देखो य हमारा कहाँ लाई किया, तालु में, फिर र हमारा मूर्धा में और ल हमारा दंत में। अब आ जाइए पांचवें प्रकार में। तो दंत तक हमने पढ़ लिया, अब हमारा अंत में बचा हुआ है ओष्ठ, ठीक है। और एक वर्ग हमारा बचा हुआ है, वो वर्ग है प वर्ग। तो जैसे ही आप प फ ब भ बोलेंगे तो आपका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। और छोटी ऊ हो या बड़ी ऊ हो, इसका उच्चारण स्थान भी कहाँ होता है, ओष्ठ होता है। और जो ओष्ठ से बोले जाते हैं उनका नामकरण भी ओष्ठ ही होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ बचे हुए स्वर हैं और व्यंजन हैं जो कि अलग अलग जिनका उच्चारण स्थान है, इनको हम देखते हैं। जैसे ए और आई, ए और आई, ए आई। देखिए अब ए और आई में अ धन ई, तो अ का कंठ से उच्चारण होता है, प्लस ई का हमने पढ़ा कि तालु से उच्चारण होता है। तो जो हमारा ए और आई होंगे उनका उच्चारण स्थान अ का उच्चारण स्थान प्लस ई का उच्चारण स्थान होगा। तो अ का कंठ हो गया, ई का तालु हो गया, तो कंठ प्लस तालु मतलब कंठ तालव्य, ठीक है। अब आ जाइए सातवें में, ठीक है। तो सातवां है हमारा ओ और औ। तो ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है तो ये होता है ऊ, ठीक है। और अ धन ऊ, तो अ का हमारा कंठ होता है प्लस ओष्ठ होता है, ठीक है। कहते हैं कंठ प्लस ओष्ठ मतलब कंठोष्ठ, ठीक। आठवां हमारा है वो, ठीक है। वो होता है हमारा दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। इसे बोलते हैं दंतोष्ठ, तो इसको आप याद रख लीजिए। नौवां है हमारा ह। तो ह को बोला जाता है स्वर यंत्र से, इसका उच्चारण स्थान है, और अली जिह्वा इसे बोला जाता है, अली जिह्वा, ठीक है। और लास्ट बचा हुआ है हमारा अंग, और ये होता है नासिक्य, ठीक है। ये नासिक्य होता है। तो आप इतने याद रख लीजिए। तो हिंदी में कुछ अन्य वर्ण हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। एक था उसमें आयोग वाह, आयोग वाह, ठीक है। तो जो हमारे अंग और अह होते हैं, अंग और अह होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, आयोग वाह बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अधन योग धन वहन नहीं होते व्यंजनों के साथ जुड़कर, ठीक है। सिर्फ 11 स्वरों के साथ ही हम अंग अह का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, ठीक है। तो संयुक्ताक्षर आपको पता होगा कि कुल कितने होते हैं, 4, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, ठीक है, और एक होता है श्री वाला श, ठीक है। तो जो अक्ष होता है ये स्वर रहित का प्लस स्वर रहित मूर्धन्य श धन अ, ठीक है, इसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो कहीं पर इसको स्वर रहित का और स्वर सहित मूर्धन्य श भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है त, तो ये होता है स्वर रहित त प्लस स्वर रहित र और अंत में अ, ठीक है। तो कहीं पे इसे स्वर रहित त धन र लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा य होता है वो होता है ज स्वर रहित, य स्वर रहित और अंत में अ, तो ज धन य भी इसे लिखा जा सकता है। श की बात करें तो तालव्य श स्वर रहित कर दीजिए, इसके साथ र को स्वर रहित कर दीजिए और अंत में अ को लिख दीजिए, तो ये श स्वर रहित और र स्वर सहित ऐसा लिखा जाता है। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि जो अक्ष होता है वो किसके बाद आता है, तो ध्यान रखना ये क के बाद आता है, त्र जो होता है वो त के बाद आता है, इसी प्रकार जो ज्ञ होता है वो ज के बाद आता है, और जो श होता है श्री में लगता है वो तालव्य श के बाद आता है, ठीक है। तो इसका अगर आपको वर्णमाला में स्थान पूछ लिया जाए तो श का क के बाद, त्र का त के बाद, ज्ञ का ज के बाद, श्र का तालव्य स के बाद, ठीक है। इसके बाद आता है ताड़न जात, ठीक है, ताड़न जात।
ताड़न जात, ताड़न जात, ठीक है। कहीं पर इन्हें द्विगुण भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारे ड और ढ होते हैं ये क्या होते हैं, ताड़न जात होते हैं, उक्षिप्त होते हैं, ठीक है। इनको आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, ठीक है। जो ताड़न जात होते हैं इसके बारे में अगर मैं कुछ बातें बताऊं आपको कि जैसे ड और ढ होगा, इसमें आप इन्हें स्वर रहित नहीं बना सकते, स्वर रहित नहीं बना सकते। क्यों? अभी तक हमने क्या सीखा है कि किसी भी व्यंजन को स्वर रहित बनाना है। जैसे मैं क की बात करूं तो मैं इसे क में हलंत लगा के धन अ लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ड को हलंत करके लिखूं तो ड और नीचे मुझे इसके हलंत लगाना पड़ेगा और मैं अ, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे आप क्या नहीं लगा सकते, दो चिन्ह नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये कई बार शब्दों की अशुद्धियों संबंधी वाले क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दें कि वांगमय, ठीक है, ये शुद्ध है या वांगमय ये शुद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला तो बिल्कुल अशुद्ध होगा, क्योंकि दोनों के दोनों चिन्ह एक साथ लग रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक चिन्ह नीचे ही नहीं लग सकते, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसमें दोनों के दोनों चिन्ह नीचे लग रहे हैं, तो इसलिए जो ये वाला वांगमय होगा इसका इसमें अशुद्धि है, ठीक है। अब आ जाइए विदेशी और आगत स्वर, ठीक है। तो जितने भी आपको चंद्र बिंदु दिखते हैं, ठीक है, विदेशी स्वर, विदेशी स्वर, तो जिनमें क्या होता है, अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, विदेशी, ठीक है। तो अर्धचंद्र बिंदु ऐसे इस प्रकार से होता है, जैसे डॉक्टर के ऊपर लगा होता है, ठीक है, ऐसे ही कॉलेज के ऊपर लगाया जाता है। तो ये सारे क्या हैं, विदेशी, ठीक है। जैसे आ, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब कई बार पूछा जाता है कि विदेशी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो विदेशी व्यंजन, तो विदेशी व्यंजन मतलब जो हमारे पास नहीं थे, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5 होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पे एनसीईआरटी क्या करता है, 3 मानता है। तो आप भी 3 ही इसे करके आइए, अगर आपके पास 3 और 5 ऑप्शन कन्फ्यूजन करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो 3 करके आइए, ठीक है। पहले तो 3 ही आपको ऑप्शन मिलेगा, तो क हो गया, ज हो गया और फ हो गया। तो ये फारसी के हैं और इनमें नुक्ता लगा होता है, क ज फ। तो ये मुख्यतः ये 3 हैं जिन्हें एनसीईआरटी मानता है। बाकी ग हो गया और ख हो गया, ठीक है। ये 2 एक्स्ट्रा हैं, क ख ग फ ज, ये 3 पांचों के पांचों क्या हैं, विदेशी व्यंजन है, ठीक है। तो अब हमने आज व्यंजन के लिए पूरा डिस्कस कर लिया है। अब अंत में चलते चलते जो हमने पढ़ा हुआ है उसको कंक्लूड कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वर्णों की संख्या, हम हेडिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे स्वर हैं वो कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11। दूसरा, जो हमारे व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। तीसरा, आयोगवाह कितने होते हैं, 2, कौन कौन से, अंग और आहार। चौथा हमने पढ़ा संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, संयुक्ताक्षर तो ये होते हैं 4। उसके बाद हमने पढ़ा ताड़न जात कितने होते हैं, ये होते हैं 2। उसके बाद हमने पढ़ा इन सबको अगर हम जोड़ें एक बारी तो 11, ठीक है, 11 ये हो गए, 33 ये हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए 44। इसे ऐड कर लेंगे तो 46 और ये हो गए 50 और ये हो गए 52, ठीक है। तो हिंदी में जो कुल वर्ण हैं तो वो कितने हैं, 52। हिंदी में कुल वर्ण, हिंदी में कुल वर्ण, ठीक है। और एक अंत में हमारे पास आता है विदेशी वर्ण और ये होते हैं अगेन 4, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब तो 52 में 4 आप जोड़ेंगे तो 56, ठीक है। तो हिंदी के जो मानक वर्ण हैं, मानक वर्ण, हिंदी के मानक वर्ण, ठीक है, या आप ऐसे बोल लीजिए कि देवनागरी लिपि में मानक वर्ण, तो ये कुल कितने हैं, ये हैं 56। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर समझ में आती हैं तो आप कमेंट कर दिया करें, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा पढ़ाया हुआ आपके काम आ रहा है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दिया करेंगे हम, ठीक है, वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं। बाकी हमने स्वर कल पढ़ लिया था, व्यंजन आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है शब्द विचार। शब्द विचार में हम पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है, तत्सम तद्भव देशद विदेशी, शब्द के अनेकों प्रकार को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर किसी के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और पूरा एक क्लास में इन सिंगल शॉट हम क्या करेंगे, पूरा शब्द विचार को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
तो तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।